नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के बारे में। देवेंद्र फडणवीस जी का महाराष्ट्र में कद काफ़ी ऊंचा है, लेकिन उनकी जो काम करने की शैली है अलग ही है। तो उनकी ज़रूरत राष्ट्र को है कि महाराष्ट्र को, इसी पर हम एनालिसिस करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। थत्ते जी, क्या आप चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस जी को जो है महाराष्ट्र के ऊपर रखा जाए? और सर, मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा जी। आपने बोला आप क्या चाहते हैं, मेरे चाहने से कुछ नहीं होने वाला है। मोदी शाह क्या चाहते हैं इसके ऊपर सब कुछ होने वाला है। मगर हम एक नैरेटिव की डिस्कशन कर सकते हैं कि वे फडणवीस की ज़्यादा ज़रूरत राष्ट्र को है या महाराष्ट्र को। सर, ऐसे हैं, एक विरोधी पक्ष के बड़े नेता हैं जी। विरोधी पक्ष नेता नहीं है, मतलब विरोधी पक्ष नेता अजीत है या तो ये तुम्हारे ये दानवे है, मगर महाराष्ट्र के बड़े नेता हैं और वो राष्ट्रवादी के बड़े नेता हैं। तो उनसे मेरी कल मुलाकात हुई जी और चाय पे चर्चा हुई। तो वो बोले, अनिल जी, भाजपवाल्यांना काय वेळ लागलाय का? तर मी म्हटलं की क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे कि भाजपवाल्यांना काय वेळ लागलाय का? वो बोले, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता मिले थे मुझे। वो बोल रहे थे कि जल्द ही, कौन बोल रहे थे? बीजेपी के नेता। किसको बोल रहे थे? राष्ट्रवादी से। सर, ये आपस में सब दोस्त रहते हैं जी, ये उनके कार्यकर्ता एक दूसरे का मर्डर करते हैं और ये एक दूसरे के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं। वो छोड़ो, अंदर की बात अलग होती है सर इनकी। ये सब जितना चिल्लाएंगे एक दूसरे के खिलाफ उतना दोस्ती करेंगे, साथ में खाना खाएंगे सर, कुछ तो साथ में पिएंगे भी। क्योंकि मैं ड्रिंक लेता हूँ ना, थोड़ा 1.5 पैक रोज़ ड्रम का रहता है मेरा, तो उसमें कई बार इनके इसमें भी मैं पार्टी में रहता हूँ। तो सर उन्होंने बोला कि वेळ लागला काय ना, काय दिलं? बीजेपी का नेता मुझे बोल रहा था कि जल्द ही फडणवीस साहब सेंट्रल में, फडणवीस जी, जे मी ऐकलं ते मी जसं तसं बोलतो, तुम्हाला माहिती आहे, आणि तसंच सांगतो. वेळ आली तर नेत्याचं नाव सांगायला मला काही नाही, आपण ऑफ द रेकॉर्ड भेटू तेव्हा मी तुम्हाला कोणत्या नेत्याने मला हे सांगितलं आणि कोणत्या BJP नेत्याने त्याला सांगितलं ते सांगणार, पण भेटूच आपण या 2-4 दिवसात केव्हा तरी. तर वो बोला कि अभी सेंट्रल में ये कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट जो है, सहकार, वो किसके पास है? अमित शाह के पास है। वो गृहमंत्री है और सहकार मंत्री है। जब उनको सहकार मंत्रालय दिया गया जी, तो काफ़ी चर्चा हुई कि महाराष्ट्र का जो सहकार क्षेत्र है उसके ऊपर अभी अमित शाह की एक ऐसी जम जाएगी और सब सहकार क्षेत्र के जितने लोग हैं, राष्ट्रवादी के, कांग्रेस के, शिवसेना के, इतने ज़्यादा नहीं हैं, उनको अभी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सर, मगर आपने अभ्यास किया होगा जी और अध्ययन किया होगा और ऑब्जर्वेशन किया होगा, तो आपके ध्यान में ये बात आ गई होगी कि जितना डर सहकार महर्षियों के मन में, सहकार क्षेत्र के सम्राट जो है उनके मन में सहकार डिपार्टमेंट पोर्टफोलियो अमित शाह जी के पास जाने के कारण निर्माण हुआ था या तो निर्माण किया गया था, उतना सहकार क्षेत्र पर अमित शाह जी का कोई असर, परिणाम या दुष्परिणाम नहीं दिखा। असल में ऐसा है जो हवा बनी थी वो दिखी नहीं। हाँ, नहीं, पहले 4-8 दिन वो बनी जी, मगर मैं तो बोलूँगा कि मैं आज शायद कुछ लोगों को याद आज मेरे बोलने की वजह से आया होगा, अरे हाँ, सहकार मंत्री भी, वो सहकार मंत्री भी है, हम तो भूल ही चुके थे कि वो सहकार मंत्री है। लोग होम मिनिस्टर के नाम से जानते हैं, होम मिनिस्टर के नाम से जानते हैं, और कोऑपरेटिव सेक्टर में उनका कोई ना कंट्रीब्यूशन दिखता है, ना योगदान दिखता है, ना कोई चर्चा दिखती है, ना कोई तकलीफ किसी को देने, ऐसा भी दिखता है कि नहीं? सर, इनकम टैक्स के रेट पड़ रहे, ये पड़ रहे, वो पड़ रहे, ईडी का ये हो रहा है, वो हो रहा है, मगर सरकार सम्राट जो महाराष्ट्र के हैं उनके ऊपर उसका कुछ असर हो रहा है ऐसा नहीं दिख रहा है।
उल्टा ऐसा हो गया कि शुगर फैक्ट्री के जो लोग हैं उनको रिलीफ मिला है सेंटर से, जी अनुदान और ये वो उनको जो चाहिए वो बहुत सारा मिल रहा है। उल्टा कोऑपरेटिव मिनिस्टर है, मगर ये कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के मिनिस्टर होते हुए भी ज़्यादा कोऑपरेटिव हो गए हैं महाराष्ट्र के हिसाब। तो कैसे है ना कि महाराष्ट्र में सहकार क्षेत्र जो है जी वो फाउंडेशन ऑफ ये है महाराष्ट्र के अर्थनीति और राजनीति का भी जो अर्थ कारण है वो सहकार क्षेत्र के ऊपर चलता है, ग्रामीण महाराष्ट्र का। मुंबई में नहीं है सहकार का इतना, फिर भी मुंबई बैंक के लिए कितना जी तोड़ मेहनत करते देखा है हमने। तो अब मैं जो कोट कर रहा हूँ, आई एम कोटिंग अगेन, मैं मेरी बात नहीं कह रहा हूँ। वो क्या होता है ना सर, मैं बीजेपी नेता बोला राष्ट्रवादी को, उसने बोला मुझे, मैं आपको और लोगों को बोल रहा हूँ, उसके बीच मैं मेरा कहाँ घुसरता हूँ और उनका कहाँ खत्म होता है, इसका बहुत कन्फ्यूजन होता है। मेरे को एक मित्र मिले थे, उन्होंने भी बोला भाई तू एक साफ साफ कर ना, तू कहाँ बोलता है और वो कहाँ बोलता है, हमको समझ में नहीं आता कि तू बोल रहा है या वो बोले। तो वो बोले, अभी मैं बोल रहा हूँ, वो बोले कि ऐसा बीजेपी के नेता ने मुझे बताया, ये बोला मेरे को राष्ट्रवादी के नेता ने, कि देश की और विशेषकर महाराष्ट्र की जखड़ में पकड़ में सहकार क्षेत्र आने के लिए देवेंद्र फडणवीस जी को अब होने वाले मंत्रिमंडल पुनर्रचना में सेंट्रल में सहकार मंत्री करके लाने की चर्चा दिल्ली में हो रही है। इसके पहले भी सर, तो फडणवीस जी के लिए अच्छी बात है कि बुरी बात है? सब बोलता हूँ ना, बोलता हूँ, यही तो अपना वीडियो का सब्जेक्ट है सर। कैसे है कि इसके पहले भी कई बार फडणवीस जी का नाम सेंट्रल मिनिस्ट्री के लिए आ चुका है, यहाँ तक वो अर्थ मंत्रालय के लिए भी कई बार आ चुका है। और निर्मला सीतारमण का परफॉर्मेंस देखते हुए अनेक बार लगता है कि भाई महाराष्ट्र का तो नुकसान होगा, मगर देश के फायदे के लिए इनको जाना चाहिए, उधर अर्थमंत्री होना चाहिए। संरक्षण मंत्री कतई नहीं होना चाहिए उनको। वो क्यों? क्योंकि पर्रिकर की जो शोकांतिका हुई वो मैंने आंखों से देखी। पर्रिकर ने मुझे खुद बताया कि क्यों उनको वहाँ से हटा के गोवा भेज दिया गया। तो इनकी भी नहीं चली, क्योंकि ये भी ऐसे तात्विक जी आदमी हैं। तो हाँ ठीक है, कोऑपरेटिव सर। अभी ऐसा है कि महाराष्ट्र में वो, अभी फिर से मैं वो राष्ट्रवादी के नेता को कोट कर रहा हूँ जी मित्रों, उसको कोट कर रहा हूँ। उन्होंने बोला जिस दिन फडणवीस महाराष्ट्र से हट जाएंगे और सेंट्रल में जाएंगे, ये पक्का लिख लो अनिल, लिख लो। वो बोला मैंने बीजेपी नेता को भी बताया ये कि उस दिन महाराष्ट्र की सरकार गिरेगी, फडणवीस सेंट्रल में मंत्री होते हुए भी गिरेगी। और महाराष्ट्र में अगले चुनाव में बीजेपी का नेतृत्व अगर फडणवीस के पास नहीं है, महाराष्ट्र का नेतृत्व ये शिंदे और इस गुट का नेतृत्व अगर फडणवीस के पास नहीं है, तो ये समझ लो कि महाआघाड़ी 170 से लेके 180 तक जा सकती है। ये तो एक फडणवीस की राजकीय चातुर्य, धूर्तता, व्यवहारिक नीति, कृष्ण नीति, कपट नीति, शहानपना है कि जिसकी वजह से आज महाराष्ट्र की सरकार स्थिर है बीजेपी के साथ में। कल भी वो आ सकती है। वो बोले, मैंने वो बीजेपी वाले को बोला कि अगर ऐसा आपने किया तो ऐसा समझो कि महाराष्ट्र आपके हाथ से गया। वो बोले लीडर ऑफ द अपोजिशन करके भी उन्होंने 2.5 साल बीजेपी को थूकने नहीं दिए, एक भी विधायक नहीं टूटी। क्यों? क्योंकि उनको विश्वास था कि आज नहीं तो कल महाराष्ट्र में बीजेपी की सत्ता आएगी और एक ही आदमी वो ला सकता है, वो है फडणवीस। और फडणवीस है सर, मोदी है तो मुमकिन है जी, वैसा फडणवीस है तो महाराष्ट्र में मुमकिन है, महाराष्ट्र में कुछ भी मुमकिन है। उन्होंने सरकार बदल के दिखा दिया है। अब सरकार उनकी वजह से टिकी हुई है कि नहीं सर, अपने दोस्त लोग हैं सब, मगर ये सरकार मुख्यमंत्री होने के बावजूद शिंदे की वजह से टिकी है, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा। है दिल के करीब है, मगर दिमाग के करीब फडणवीस दिख रहे हैं मुझे कि उनकी वजह से सरकार है। सर जिस दिन सर चाणक्य खुद मंत्री नहीं बना, चाणक्य सलाहकार था, ये खुद मंत्री बने हैं, तो थोड़ा फ़र्क है सर। कैसे है कि आज की तारीख में
शिंदे साहब आहे ना, वो शिवशाहीतला रांगडा, तानाजी मालुसरे, बाजी प्रभू देशपांडे, ये जो शिवाजी महाराज के खासम खास थे, जो जान की बाजी लगाए बैठे थे और जान की बाजी उन्होंने लगाई, वो प्रकार के सेनापति हैं, शिंदे साहब सरदार हैं कि भाई उनको अगर मोदी शाह बोलते हैं कि टूट पड़ो, तो बिना जान की परवाह किए टूट पड़ेंगे। वो खिंड लड़ाएंगे, टूट पड़ेंगे और जान पे खेल पर ये करेंगे, बाजी मार जाएंगे। मगर इतना काफ़ी नहीं होता है सर, इतना काफ़ी नहीं होता है। एक ऐसा चतुर आदमी लगता है जो चातुर्य की विरासत फडणवीस, अब तुम्हारे शरद पवार जी के साथ यशवंतराव जी से आई थी। बाद में उनके अनुयायी अजीत दादा वगैरह जो है ना, वो विरासत नहीं लेके आए। किसकी? पवार साहब की जो चातुर्य की विरासत है वो नहीं लेके आए, वो धूर्तता की लेके आए। सर चातुर्य और धूर्तता में फ़र्क है, फर्क वो समझो सर। चातुर्य बुद्धि की ओर से जाता है, बुद्धि के अंग से जाता है, और धूर्तता लबाड़ी की ओर से जाती है, अनैतिकता की ओर से जाते हैं। सर पवार साहब कॉम्बिनेशन ऑफ धूर्तता और चातुर्य है, मगर उनका जो धूर्तता का भाग है वो अजीत दादा ने उठाया। अभी फडणवीस के चातुर्य जो है, धूर्तता नहीं बोलूँगा मैं उसको, चातुर्य जो है वो कृष्ण के जैसा मुझे लगता है। आप मित्रों माफ़ कीजिए, कभी कभी भगवान की कोई उपमा दी तो लोग तुरंत टूट पड़ते हैं। मेरे ऊपर नहीं टूटे, मेरे दोस्तों को बोलते क्या है, इसको कृष्ण बोला, इसको ये बोला। और सर ये सही है कि महाभारत का युद्ध का कारण भी कृष्ण थे, और महाभारत का युद्ध अर्जुन को जिताने वाले भी कृष्ण थे। सर महाराष्ट्र का जो महाभारत चल रहा है जी, उसमें महामहिम कृष्ण की भूमिका में आज फडणवीस है। सर एक कहानी है, वो कहानी आज मैं बताना चाहूँगा, वो महाभारत की ही कहानी। बिल्कुल। कि जब युद्ध समाप्त हो गया महाभारत का, तो अर्जुन ने कृष्ण को बोला कि आप उतर जाइए, फिर मैं उतरता हूँ, क्योंकि आपने सारथ्य किया है इस रथ का, मुझे विजय प्राप्त करके दिए, तो आप उतर जाइए, बाद में मैं आपका शिष्य हूँ, बाद में मैं उतरता हूँ। तो कृष्ण ने उसको बोला कि अर्जुन, पार्थ तुम पहले उतरो। तो बोला क्यों? तो बोला उतरो। तो पार्थ नीचे उतर गए और उन्होंने कृष्ण की ओर देखा, कृष्ण ने उनकी ओर हंस के देखा, बोले अभी मैं उतरता हूँ। जैसे ही भगवान कृष्ण रथ से नीचे उतर गए, सर रथ भस्मसात हो गया, एक क्षण में भस्मसात। तो अर्जुन हक्का बक्का रह गया, वो बोला ये कैसे हुआ? बोले जितने भी शस्त्र अस्त्र मंत्र तंत्र ये रथ के ऊपर विरोधियों ने, ऋषि मुनियों ने, लड़ने वाले सेनापतियों ने दागे थे, वो सब चारों ओर से ऐसा उसको घेर के बैठे थे, जलाने के लिए, भस्म करने के लिए थे। वो तो मैं था, मैं रथ पे था करके वो रथ भी सुरक्षित था और तुम भी सुखरूप थे। जैसे मैं उतर गया, देखो क्या हो गया। सर जिस दिन फडणवीस इस रथ से नीचे उतरेंगे जी, ये महायुति की सरकार हमारे पार्थ एकनाथ शिंदे उनके सामने भस्मसात होती हुई दिखेगी। तो राष्ट्र को नहीं, महाराष्ट्र को ज़्यादा ज़रूरत है फडणवीस साहब की। मेरे को मित्रों लगता है आप सहमत होंगे। बिल्कुल, धन्यवाद सत्य जी। तो हम चर्चा कर रहे थे कि फडणवीस जी के बारे में, देवेंद्र फडणवीस को जो है राष्ट्र की ज़रूरत है कि महाराष्ट्र की ज़रूरत है। आप क्या सोचते हैं? आप भी अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि आपकी भी राय जो हमें लेना बहुत ज़रूरी है। तो अगले वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।